और दोस्तों आज हम इस वीडियो में ग्राफ वाले प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। प्रश्न नंबर 27 से 31 तक लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्तंभ आरेख का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों आपको इस तरीके के ग्राफ के सवाल देखने को मिलेंगे। स्तंभ यानी इस तरीके से सीधे सीधे लाइनें खींची होंगी और इससे सवाल हमारे किस तरीके के बनते हैं। सवाल नंबर 28 देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, उक्त राज्यों में चावल की सबसे ज्यादा उपज वाला प्रदेश कौन सा है। अब आपको एक ग्राफ में देखना है कि सबसे ज्यादा चावल का जो ग्राफ है सबसे लंबा किसमें है। तो आप देखेंगे ना, चावल का पूछा गया। चावल देखिए जो आपका ये छायांकित भाग है इधर वाला राइट साइड, ये चावल का है और लेफ्ट साइड किसका है, गेहूं का है। चावल का पूछा गया है तो सबसे बड़ा छायांकित भाग आपको यही वाला दिख रहा है, ये वाला है ना। और ये किस में आ रहा है, पश्चिम बंगाल में आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इस तरीके से आपको ग्राफ देखकर ही आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, उक्त राज्यों में गेहूं की सबसे कम उपज वाला प्रदेश कौन सा है। अब देखो यहाँ गेहूं पूछा गया है तो गेहूं का मतलब हमें राइट साइड वाला देखना है। सबसे कम देखिए कहां पर है, ये तो सबसे कम है नहीं, और सबसे कम आपको यही वाला दिख रहा है। देखो छोटा सा देखिए ये दिख रहा है ना, सबसे कम कहां पर है, पश्चिम बंगाल। बस आपका सिंपल से सीधे से आंसर दे देंगे, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं, बस ग्राफ देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको आंसर देना है। यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न है 29 नंबर। हरियाणा में चावल की उपज सभी राज्यों में चावल की कुल उपज का कितना भाग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम निकालेंगे हरियाणा में चावल की उपज कितनी है। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए चावल तो हमारा छायांकित भाग है यानी राइट लेफ्ट साइड वाला है, ठीक है ना। राइट साइड हमारा क्या है, गेहूं है। तो सबसे पहले देखो पूछा गया है ना हरियाणा, तो हरियाणा में देखो ये ऐसे देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से ये जो नंबर है हमारा 8 को बता रहा है ना, और ये नंबर तो हमारा 6 को बता रहा है। 6 तो है नहीं, देखो ध्यान से देखो, ये जो है 4 को दिखा रहा है, ठीक है ना। ये 4 को दिखा रहा है, इससे ये 2 को, तो 2 को हमारा ये वाला दिखा रहा है, 2 को ये वाला दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला कितना होगा, ये 4 और 2 के बीच में है ना, इसका मतलब ये क्या होगा, ये 3 होगा। इसका वैल्यू क्या होगी, 3 होगी इस वाले की, ठीक है ना। ये किसमें लिखा हुआ है, 10 लाख टन में, यानी 10 लाख टन में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें निकालना है हरियाणा। हरियाणा में कितना है, तो हरियाणा में आपका है, हरियाणा में चावल है ना, ठीक है। तो हरियाणा में चावल कितना है, 2 हो गया। अब यहाँ पर पूछा गया है सभी राज्यों में, अब सभी राज्यों में निकालेंगे। देखो 8 ऊपर है ना, तो ये वाला जो होगा ये कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7। थोड़ा नीचे है ना, 8 और 6 के बीच में, यानी 7 होगा। ये वाला हमारा दूसरा वाला जो चावल होगा ना दूसरे राज्य में पश्चिम बंगाल में, इसका भाग कितना है, 8 है। 7 + 8 हो गया। टोटल अभी निकालना है, 7 + 8 हो गया। अब आगे देखते हैं, इसका देखते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कितना है, 4 है। महाराष्ट्र में 3 है, और हरियाणा में आपका कितना है, 2। ये हो गया टोटल, ये सभी राज्यों का है, याद रखिएगा। और ये हमारा किसका था, ये हमारा हरियाणा का था, केवल ये किसका था, ये हरियाणा का था। अब देखो इसी का अनुपात पूछा गया, 7 8 15 4 19 3 22 और 2 24, यानी हरियाणा का 2 था। टोटल हमारा कितना है, 24 है। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1/12। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, 1/12, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपको ग्राफ से आंसर देना है, इस तरीके से लगाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, उक्त राज्यों में किस राज्य में चावल तथा गेहूं की कुल उपज सबसे कम है। अब देखो सबसे कम हमें चावल की भी बताना है, गेहूं की भी बताना है। तो आपको देखिए कहाँ पे दिख रहा है सबसे कम, तो सबसे कम ध्यान से देखेंगे ना तो आपको एक महाराष्ट्र जो राज्य है इसी में आपको दिख रहा है। ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको देखना है। सबसे कम देखो यहाँ सबसे कम हमारा चावल का भी दिख रहा है और सबसे कम गेहूं का है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कम तो गेहूं का है लेकिन चावल का क्या है, अधिक है। हमें ऐसा देखना है जिसमें चावल गेहूं लगभग दोनों क्या होने चाहिए, सबसे कम होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा देंगे, महाराष्ट्र देंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब दोस्तों अगला सवाल है हमारा, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, उक्त राज्यों में गेहूं की सबसे ज्यादा उपज वाला प्रदेश कौन सा है। अब देखो गेहूं के बारे में पूछा गया है, और गेहूं हमारा कौन सा है, राइट साइड है। सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश, ये दिख रहा है ना, इतना लंबा सा बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं, एक दूसरा ग्राफ है हमारे पास, इसमें क्वेश्चन नंबर 25 से 28 के बीच हमें आंसर देना है। चलिए यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा होगा अच्छे से, लिखा हुआ है बार बार डायग्राम का ध्यान पूर्वक अध्ययन करिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है ना। चलिए ये निर्यात वगैरह बिलियन में है, ये सब किसमें है, बिलियन में है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ष 1991-92 में नीचे के 6 देशों के किए गए निर्यात के योग और दिए गए सभी देशों के कुल निर्यात के योग का अनुपात लगभग कितना होगा। अब देखो इस सवाल में पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, नीचे के 6 देश, नीचे के 6 देश यानी 1 2 3 4 5 6, ये आपको 6 देश लेना है, ठीक है ना। इसके बाद दिए गए सभी देशों का कुल
योग का अनुपात लगभग कितना होगा। तो पहले इनका योग निकाल लो 6 का, तो इनको जोड़ लो, 5 3 8, 6 14, 5 19, 19 6 25 और 1 26, यानी कितना आया 26 आया। 2 हासिल का लगेगा और जोड़ लेते हैं आगे, 3 2 5 6 7 8 9, 9 और 2 हासिल का था ना, 11.6 आ गया। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11.6 आ गई। ये बिलियन है तो बिलियन आगे चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक हमने लास्ट के 6 देशों का कुल योग निकाल लिया। अब सभी देशों को निकालना है, सभी देशों को जोड़ लीजिए, 6 5 जोड़ लीजिए, 6 5 11, 1 12, 6 18, 3 21, 5 26, 26 6 32, 5 37, 37 6 43 और 43 और एक कितना होता है 43 और एक 44। ठीक है ना, 44 आएगा। हासिल का लगा 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 6, 6 3 9, 2 11 12 13 14 15, 15 और 4 कितना होता है 19। हासिल का भी एक है, 2 1 3, 1 4, 1 5 6। ठीक है ना, दशमलव एक अंक में लगा है। ये हमने सबका निकाल लिया टोटल। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये भी हमारा बिलियन में है, अनुपात पूछा गया है तो इन्हीं का रेशियो हमें बताना है 11.6 अपान। अब देखिए दशमलव से दशमलव तो कट गया। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये इसका कितने गुना है, ये लगभग इसके 6 गुना है। 116 का अगर 6 गुना करके देख लो, पहले 116 का 6 गुना करके देख लो, 6 छंग 36, 6 कम 6 3 9, ये आ रहा 696। ये कितना 694। रेशियो निकालना है ना, अनुपात पूछा गया था। पहले हमने निकाल लिया, देखो समझ लीजिए, पहले हमने 6 देशों को निकाला टोटल, फिर हमने सभी देशों को निकाला, इन्हीं का रेशियो बना लिया। ये लगभग 6 गुना है तो अप्रॉक्स में आंसर जाएगा इसका, यानी 1/6। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूरा पूरा नहीं कटता है ना, तो उसको हम लगभग में यानी अप्रॉक्सीमेट में आंसर देना होता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है वह कौन सा देश है जिसमें वर्ष 1991-92 में हुए निर्यात का दुगुना औसत निर्यात के बराबर है। अब देखो औसत निर्यात पूछा गया है, औसत कैसे निकालते हैं, सभी जितने भी दिए हुए हैं देश का सबका योगफल निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, सबका योगफल निकालेंगे टोटल, है ना। अभी हमने सबको जोड़ा था तो कितना आया था, अभी आपको याद होगा, हमने जोड़ा था 69.4 बिलियन आया था कि नहीं आया था। अब औसत निकालोगे, टोटल हमारे देश कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 देश है, 10 से भाग कर देंगे। ठीक है ना, जब इसमें आप 10 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, औसत ही तो निकालना है, पहले औसत कैसे निकालते हैं, सबका भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो एक दशमलव इधर जो है ना इधर खिसक जाएगा, यानी ये आ जाएगा 6.94। ये हमने निकाल लिया टोटल औसत। ठीक है ना, अब बोला किसका दुगना। अब ये आपको देखना है कि जो देश दिए हुए ये किसका ये दुगना है, दुगना किसका है। तो आप लगभग ध्यान से देखिए, यूएई का 3.3 है, इसी का ये दुगना है, लगभग दुगना है। तो हमारा आंसर जाएगा यूएई, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इसका देखिए अप्रोक्सीमेट में भी आंसर बनते हैं, तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। पूरा आप सवाल पे मत जिद कर लीजिएगा कि पूरा पॉइंट में आ रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसे सवालों में भी इस टाइप के आंसर बनते हैं, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यहां पर देखिए पूछा गया है जापान बेल्जियम, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, जापान बेल्जियम और हांगकांग को किए गए कुल निर्यात और वर्ष 1991-92 में शेष देशों को किए गए निर्यात का अनुपात लगभग कितना है। अब देखो यहां पर पहले जापान बेल्जियम और हांगकांग का निकालना पड़ेगा कुल निर्यात। तो देखिए जापान आपका 12.5 है, यानी 12.5 है, और इसके बाद बेल्जियम की बात करते हैं 12.1 है, हांगकांग 10.6। सबको पहले जोड़ लीजिए, 5 1 6 6 6 12 होता है। ठीक है ना, चलिए 2 2 4 1 5 होगा, और इसके बाद एक और एक कितना होगा 3। ठीक है ना, दशमलव आपका लग गया यहाँ पे, यानी ये हमारा आ गया 35.2। यहाँ तक उम्मीद है समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 35.2 आ गया। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पर हमें निकालना है शेष देश। अब देखो शेष देश हमारे कितने बचे हुए हैं, इनका भी जोड़ना पड़ेगा। तो शेष देश, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, इसके पहले हमने टोटल निकाला था, टोटल आपको याद तो होगा ही ना, कितना निकाला था 69.4 आया था। ठीक है ना, अब देखो इतना हमें पता है टोटल, तो इसी में अगर इसको माइनस करते हैं तो आपका नहीं निकल आएगा शेष कितना बचा, ये तो आप जोड़ लीजिए जो बाकी बचे हुए हैं। ठीक है ना, तो ये पहले वाली वैल्यू तो आपको याद ही रहेगी ना। तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 9 में 5 घटाएंगे 4 आएगा। अच्छा 6 में 3 घटाएंगे 3, यानी ये शेष हमारा ये आ गया। ठीक है ना, शेष हमारा इन्हीं का अनुपात तो पूछा गया है, यानी 35.2 अब बटे 34.2। अब कहेंगे दशमलव दशमलव हटा दीजिए। अच्छा ये बताइए, इसको हम लगभग अप्रॉक्स 35/34 नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 35 बटे क्या लिख सकते हैं 34। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये दशमलव के बाद 2 है, मान लेते हैं दशमलव के बाद 2 बहुत कम है, ये भी उतना ही तो है जितना इधर जोड़ा होगा उतना इधर भी जोड़ा है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 35/34, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, क्योंकि 35.2 है ना, 0.2 वहां से भी हटा देंगे, 0.2 वहां से हटा देंगे। अब ऐसे काटने के चक्कर में मत पड़िएगा, काटेंगे तो फिर आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। यही तो आपको डीआई यानी बार ग्राफ में सीखना है, ठीक है ना, यही चीजें तो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी में से 28 देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया हांगकांग को किया गया निर्यात जर्मनी को किए गए निर्यात का लगभग कितने गुना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हांगकांग का निकालते हैं। हांगकांग का तो दिया ही होगा क्वेश्चन में, 10.6 दिया हुआ है। अब ये प्रश्न में पूछा क्या गया है, पूछा गया है जर्मनी के निर्यात का कितने गुना है। जर्मनी का है 1.6। अब देखो सॉरी 1.1 है, ये कितने गुना है, ठीक है ना। तो गुना है तो इसमें भाग करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो 1.1, अब देखो दशमलव हटा लेंगे, 11 का भाग इसमें देंगे तो 11 नहीं 99 आएगा, ठीक है ना। भाग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 11 नहीं 99, और यहाँ पर आएगा 16 में 9 गया, कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ पर 9 बचेगा ना, चलो यही बचेगा, केवल 7 ही बचेगा, दशमलव लगाएं 0, फिर 11 अच्छा का 66। अच्छा देखो 9.6 लगभग कुछ आएगा, 9 पॉइंट, तो इसको हम लिख देंगे 10। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं, 9.6 है ना, तो 9 नहीं लिखेंगे 10 ही लिखेंगे, क्योंकि देखो जैसे आपके नंबर वगैरह कभी एग्जाम देते थे 6, 7, 8 में, कभी 9.5 नंबर देते थे स्कूल में तो वो 10 कर देते थे। तो वैसे ही है, जैसे 9 पॉइंट के ऊपर कुछ है ना तो वो हमेशा 10 में ही जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है दोस्तों आपको दो ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ सवाल आपके बनते हैं वर्गमूल घनमूल घातांक के भी बनेंगे, सिलेबस में 5 नंबर के जो आने हैं अर्थमेटिक के, उसमें एवरेज भी है परसेंटेज भी है। तो कुछ हमने सवाल घातांक और वर्गमूल के लिए हैं, आप इनको भी लगा लीजिए, तो इससे भी आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, -1/125 की पावर -2/3 का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले ऐसे सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे पीटी में। तो यहाँ पर देखो -2 की पावर 3 है, तो सबसे पहले इस पावर को प्लस में लिखेंगे। प्लस में करने का तरीका क्या होता है, जो ये संख्या लिखी हुई है इसको वैसे ही लिख देंगे। अच्छा देखो यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो पावर है ना, सबसे पहले पावर को प्लस में करते हैं, तो जो ये संख्या लिखी होती है ना, इसी का क्या कर देते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा। उल्टा कर देंगे ना तो पावर ऑटोमेटिक आपकी क्या होगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। तो माइनस इसको लिख देंगे 125, माइनस तो रहेगा ही, हम नंबर को बोले हैं, ये जो 1/125 लिखा हुआ है इसी का रिवर्स यानी 125/1 हो जाए, माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। अब यहाँ जो पावर है हमारी प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना। चलो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखो ये इसका एक का कोई मतलब ही नहीं है, -125 की पावर 2/3 है, 125 को हम ये भी लिख सकते हैं -5 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये भी 125 होता है, और इसकी पावर हमारा 2/3 है। 3 से 3 आपका कट जाएगा, -5 की पावर 2 यानी -5 की पावर 2 बचेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी में एक सवाल और हमने लिया है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। 4 की पावर 0.5 इंटू 0.5 की पावर 4 किसके बराबर होगा। अब देखो सबसे पहले हम इसको ध्यान से देखेंगे ना, 4 है और यहाँ पर 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। और इसको लिख सकते हैं 5 बटे इसके नीचे अगर दशमलव हटा के 0 बढ़ाएंगे काटेंगे 1/2 ही तो आएगा, इसकी पावर 4। अब देखो 4 देखो √4 लिखो, 4 की पावर 1/2 लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसका जब वर्गमूल लेंगे 4 का तो कितना आएगा, 2 आएगा, और ये 1/2, ठीक है ना। इसको लिखोगे कितनी बार, 4 बार लिखोगे, कितनी बार लिखोगे, 4 बार लिखोगे। अब आप कहोगे 1 2 से तो कैंसिल कर दीजिए, 2 2 2 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इसका आ जाएगा 1/8, ठीक है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी तीसरा सही हो जाए। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी देश में विभिन्न खेलों पर 1 वर्ष का खर्चा। अब देखो यहाँ पर खर्चा दिया हुआ है, इस तरीके से चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हॉकी का दिया हुआ है 15%, फुटबॉल का दिया हुआ है 15%, अन्य का 10%, टेनिस का 10%, गोल्फ का 12.5%, बास्केटबॉल का 12.5%, और क्रिकेट का हमारा दिया हुआ है 25%। अब देखो यहाँ पर इसी चार्ट को देखकर आपको प्रश्नों के आंसर देना है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यदि वर्ष में खेलों पर 1,50,00,000 की राशि खर्च की गई तो क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कितनी राशि खर्च की गई। अब देखो यहाँ पर टोटल खर्च दिया हुआ है 1,50,00,000, ठीक है ना, और यहाँ पर क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कितनी राशि खर्च की गई। आप ऑप्शन और देख लीजिए, आपके ऑप्शन दिए गए हैं 60 लाख, 50 लाख, 37 लाख 50,000 और 75 लाख, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखो कैसे आपको लगाना है, देखो टोटल हमारा दिया हुआ है ना 1,50,00,000, ठीक है ना, 50 और कितने जीरो में, जीरो गिन लेते हैं, यहाँ पर आपके कितने जीरो हैं, आगे 5 जीरो है ना, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से बना लिया। 1,85,00,000 है, देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार
10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, बिल्कुल सही है। 1,50,00,000 हमने लिख लिया। अब पूछा गया है क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कितनी राशि खर्च की गई, तो आप कहेंगे क्रिकेट में तो 25% खर्च किया गया है, हॉकी में किया गया है 15%, तो कहेंगे दोनों को जोड़ लीजिए, तो 25 15 कितना होता है, 40% होता है। इसी का 40% निकाल लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। जीरो से जीरो हमने ऐसे काट दिया। अब देखो 15 चौको 60 होता है, तो ऑप्शन में देख लो 60 ए वाले में ही लिखा था और किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं था, तो बस आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सही जवाब है। इस तरीके से आपका आंसर देना था। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये भी उसी तरह का खेल खर्चा दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो पूछा गया है, यदि वर्ष में खेलों पर कुल 1,20,000 की राशि खर्च की गई, ठीक है ना, करोड़ में देख लेते हैं एक बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,20,00,000 रुपए की राशि खर्ची की गई, तो बास्केटबॉल पर कितनी राशि खर्च की गई। अब देखो यहाँ पर बास्केटबॉल पूछा गया है, ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपको पहले बास्केटबॉल में निकालना है तो हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बास्केटबॉल का परसेंटेज कहाँ है, 12.5% है। अब देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए सभी को, 1/8 होती है, ठीक है ना। आप अगर परसेंटेज अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये चीज डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1/8 होती है। अब देखो इसमें अगर 8 से भाग देंगे, ठीक है ना, इससे अगर 8 से भाग देंगे तो 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8 और 4 आएगा ना, 12 में से 8 घटाएंगे 4 आएगा, 8 पंचे 40, यानी 15 आना चाहिए। तो देखो आपने देखा ऑप्शन नंबर डी। देखो पूरा आपको सवाल भी नहीं करना है, बस आप यहीं से आंसर पता कर लेंगे और आपका सवाल लग जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 23 नंबर है। चलो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, चार्ट आपको दिख ही रहा है। पूछा गया फुटबॉल के लिए खर्च की गई कुल राशि एवं हॉकी पर खर्च की गई कुल राशि का अनुपात पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या गया, फुटबॉल और हॉकी, तो आप कहेंगे फुटबॉल हॉकी तो दिख रहा होगा आपको, फुटबॉल का आपको 15% दिख रहा है, हॉकी का 15, दोनों सेम है तो रेशियो भी हमारा सेम ही आएगा, यानी 1:1 हो गया। अब देखिए कितना सिंपल सवाल है, ऐसे सवालों को आप ग्राफ देख के मत घबराइए, आप समझ गए, आप तुरंत सीधे आंसर आपका आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में सभी को आ भी रहा होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर बढ़िया सवाल है, पूछा गया टेनिस के लिए मध्य कोण कितने अंश का है। अब देखो यहाँ पर टेनिस के लिए पूछा गया है। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने कहा ये टोटल एंगल कितना होता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री होता है। इसी को अगर परसेंटेज में कहें तो कहेंगे 100% होता है कंप्लीट एंगल, यानी देखो टोटल यानी कंप्लीट एंगल 360 डिग्री तो होता ही है। परसेंटेज में अपने आप में कंप्लीट वैल्यू कितने को बोलते हैं, 100% बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। जब 100% होता है तो हम कहते हैं पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसको हम रिलेट कर लेते हैं, यानी कह सकते हैं 100% को हम डिग्री में लिखेंगे तो 360 डिग्री के बराबर लिखेंगे, सीधी सी बात है। अब पूछा क्या गया है टेनिस के लिए, तो आप कहेंगे टेनिस में तो 10% है, तो 10% की वैल्यू निकालना है। आप कहेंगे जीरो जीरो काट लो, यानी 10% की सीधे वैल्यू 36 डिग्री आ रही है, तो इसका भी आंसर 36 डिग्री आ ही जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। इस तरीके से इसी को सिंप्लीफाई किया तो 10 की वैल्यू आ गई, और ये निकालना था 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। ऑप्शन देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था, समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ से एक हमारा रेखा चित्र यानी ग्राफ टाइप का सवाल है। अब ये दूसरा सवाल हमारा स्टार्ट हो जाता है, पाई चार्ट खत्म हो गया है। अब देखो इसको भी अच्छे से समझ के सवाल का जवाब देना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो, दिए गए वर्षों के लिए कपड़ों का किया गया व्यय दिया हुआ है। व्यय का मतलब होता है खर्च, और जीरो जीरो का मतलब ये होता है, जिसे 1,000 लिखते हैं ना, 1,000 रुपए मान लो लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि लास्ट के 3 जीरो लिख दो ना तो 1000, इसका मतलब ये संख्या सब हजार में है। 3800, 1000, 3,075, इस तरीके 3775, 1000, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको हजार हजार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब इस ग्राफ को पहले अच्छे से देख लीजिए, सबको बना हुआ है पूरा। ये 2011 का है, ये वर्ष है ना हमारे, ये वर्ष है 2012, 13 का है, 14 का है, 15 का, 16 का, 4 हमारे वर्ष दिए गए हैं। 2011 में रेंज हमारी 1150 है। इस तरीके से रेंज आपको दिख रही होगी। 12 की ये है, 13 की ये वाली होगी, है ना, 14 की ये हो गई, 15 की ये वाली हो गई, और 16 की ये हो गई। चलो हम पहले सवाल को देखते हैं क्या पूछा गया है। अब देखो सवाल में पूछा क्या गया है, लिखा हुआ है वर्ष 2016 में हुआ व्यय वर्ष 2015 में हुए व्यय का कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना, कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हमें 16 और 15 में पहुंचना है। तो देखो 16 वाला तो आपका ये है, तो 16 वाला देखो लास्ट में ये है ना, 16 वाला आपका ये है ना 3800 है, ठीक है ना, 16 वाला 3800 है, और 15 वाला कितना है, 15 वाला आपका कितना है, 3075 है ना, 3000 क्या है, 75 है। ये वाला देखो ये आपका है, ठीक है ना, 3800 है, 3075। बोला क्या गया था कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखो अच्छा आप ही बताओ,
3075 से 3800 है, कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 3800 में 3075 घटा दो तो पता चल जाएगा कितना अधिक है, कोई बड़ी बात थोड़ा है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 725 आ जाएगा, ठीक है ना। 3075 में अगर 725 जोड़ देंगे तो आपका 3800 होगा। इतना अधिक है, जो अधिक है उसको ऊपर लिखा जाता है। अब कहाँ से, ये यहाँ से अधिक था ना, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? यहाँ से हुई थी। तो बटे में क्या आएगा? 3075 आएगा। कितना आएगा? 3075 आएगा। अब परसेंटेज में पूछा गया है तो परसेंटेज का मतलब सभी लोग जानते ही हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 से गुणा कर देना है। 100 से ऐसे गुणा कर देंगे, है ना। अब साल में कर लीजिए, इसको काट लीजिए। 5 छका 30, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, जीरो आ गया। फिर 5 से काट लो, 5 चौको 20, और 5 एकम 5, 10 आएगा। 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, ठीक है ना। और अब इसको गुणा कर लो 4 का, तो यहाँ पर आएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 सत्ते 28, 1 29। इसी में 123 से क्या करना है? भाग दे देना है। बस आपको भाग दे देना, आपका आंसर निकल आएगा। तो पहले ये 2 बार जाएगा, ठीक है ना। 2 तिरका 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 246 आ गया। 10 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और यहाँ पर आएगा 8 में से 4 गया तो 5, ठीक है ना। फिर जीरो उतार लेंगे। फिर ये कितनी बार जाएगा? 12 तिरका 36, 3 बार जाएगा। 3 से देखो लो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, और 3, सही है, 3 ही बार जाएगा। तो 23, फिर पॉइंट में कुछ जाएगा तो 23 दशमलव कहीं कुछ लिखा था क्या? अच्छा, बिल्कुल लिखा हुआ था, है ना। देखो ये लिखा नहीं था, 23.57। आप साल में कर लीजिए, ग्राफ है थोड़ा सा, क्वेश्चंस बड़े होते हैं ना, इसलिए थोड़ा मोबाइल में दिक्कत हो जाती है। बाकी आप समझ गए होंगे अच्छे से। साल में कर लीजिएगा, पूरा आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है ना। ये सब इस तरीके से बना था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको देख लीजिए, ग्राफ देखिए वही है पूरा, है ना। ग्राफ वही बना हुआ है। और सवाल यहाँ से पूछा गया है। देखो यहाँ से ये पूछा गया। ऑप्शन पहले आप देख लीजिए, ऑप्शन आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन आपके 3120 है, 3080 है, 3000 है, और 3430 है। आपने ऑप्शन नोट कर लिया होगा। अब सीधे सवाल पे आते हैं। देखो यहाँ पर पूछा क्या गया है? पूछा गया 2014 से लेकर 2016 तक प्रतिवर्ष औसत व्यय कितना होगा। अब देखो 2014 से 2016 में पहुंचना है ना, तो 2014 आपका कहाँ पे? ये वाला रेंज होगा, है ना। और 2014 से 2016 तक, ठीक है ना। मतलब 14 से 16 का मतलब समझते हैं ना, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा। तीनों को हमें क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक है ना। तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा? अब देखो जोड़ना, जोड़ तो लेंगे ही। जी थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से और दिखे, ठीक है ना। तीनों को हमें क्या करना है? अब जूम नहीं होगा, इतना ही जूम हो रहा है, ठीक है। चलो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा? देखो 5 5 10 की जीरो आएगा। और यहाँ पर 2 7 2 9, एक 10 की जीरो हो गया। तीसरा नंबर लेंगे ना, 8 1 9 10 की जीरो, 3 3 6 2 8 1 9, 9000 आ गया। और 3 है, 3 संख्या 3 से भाग कर देंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा? 3000। कितना आएगा? 3000 आएगा। देखो कहीं लिखा था क्या 3000? ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ था? ऑप्शन में लिखा था, बिल्कुल लिखा था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको घबराना नहीं है। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपका सवाल लग जाएगा, ठीक है ना। चलो सवाल में देखो क्या पूछा गया है। देखो सवाल में पहले ऑप्शन आप नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। वर्ष 2014 में हुआ व्यय वर्ष 2013 में हुए व्यय का कितना प्रतिशत है? देखो 2014 में हुआ खर्च, व्यय का मतलब खर्च होता है, और 2013 में हुए व्यय का कितना प्रतिशत है। अब ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। 118.71% है पहला ऑप्शन है। 18 दशमलव सब आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलो नोट कर लिया होगा। अब हम सवाल में बढ़ते हैं 14 और 13 में, ठीक है ना। देखो चलो यहाँ पे आ जाते हैं। देखो 2014 और 2013, ठीक है ना। देखो 2014 कहाँ पे आपका है? 2014 आपको दिख रहा होगा, ये वाला है, ठीक है ना। और 2013 कहाँ पे? ये है, ठीक है ना। 1790, इसी का परसेंटेज पूछा गया है। तो देखो पहले किसका लिखा था? 2014 लिखा था ना। जो पहले लिखा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। परसेंटेज निकालना है। अधिक कम तो पूछा नहीं है। अगर कह देता कितना अधिक है तो फिर ऐसे निकालते, कितना अधिक है फिर इसको बटे में लिखते। ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। जब सीधे सीधे बोल दे इतना का इतना परसेंट बताइए, तो जो पहले लिखा है 2014 उसको पहले लिखोगे। तो 2014 की वैल्यू आपकी कितनी है? तो आप कहेंगे 2125,000 है, यानी 2125 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 13 की वैल्यू आपकी 1790 लिखी है, 1790 लिख लेंगे। इतना आप कर लेंगे ना। अब इसमें 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपको भाग करना पड़ेगा इसमें, है ना। थोड़ा सा भाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। 21 25 और जीरो, इस तरीके से हो गया। ये जीरो इसमें आ जाएगा ना, ये चीज़ तो समझ ही रहे होंगे। अब देखो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? पहली बार तो एक ही बार जाएगा, 179 आएगा। 12 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 10 में 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, 5 उतार लेंगे। और यहाँ पर अब ये कितनी बार जाएगा? फिर से ये एक ही बार जाएगा, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर 179 ही आएगा। 15 में 9 घटाएंगे 6 आएगा। 12 में 7 घटाएंगे 5 आएगा। और यहाँ पर 2 में घटाएंगे 1 आएगा। 156, आगे जीरो बढ़ा लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा? 17 अट्ठे
8 7 56 और 8 5 13, यानी 8 बार जा सकता है, ये 8 बार जाएगा। तो 8 9 72 आएगा, और लिख देते हैं 8 9 72, 8 7 56, और 56 और 7, 56 और 7 कितना होगा 63, और 8 कम 8 6 14, ठीक कम आ रहा है। तो लगभग 118 दशमलव कुछ आएगा। ऑप्शन में देखिए कहीं लिखा हुआ था क्या? बिल्कुल लिखा हुआ था 118 दशमलव, कहाँ पे था? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा लीजिएगा, आराम से लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखो देखो ग्राफ को पहले आपको समझना है, समझ गए ग्राफ से तो फिर आपका सवाल अच्छे से लग जाएगा। यहाँ पर देखो पूछा गया है, पहले ऑप्शन आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 के। 878 है पहला ऑप्शन है, 158 है, 228 है, और 335 है। ऑप्शन आपने नोट कर लिया ना? चलिए अब हम सवाल में आते हैं। देखो यहाँ पर पूछा गया है 2012 में हुआ व्यय वर्ष 2013 में व्यय व्यय से कितना अधिक है। अब देखो, अब अधिक वाला पूछा गया, कम अधिक वही सब चल रहा है, ठीक है ना? तो 2012 में आप कहेंगे तो 2018 हजार है, ठीक है ना? हजार का मतलब 00 का मतलब हजार होता है। और यहाँ पर 2013 की अगर हम बात करते हैं ना तो 1790 है। सही है ना? देख लीजिए। अब देखो कितना अधिक है, में हुआ व्यय वर्ष 2013 में हुआ कितना अधिक। अच्छा बताओ, 2018 है, ये 1790 है। हम आपसे कहें कितना अधिक है, तो आप यही कहेंगे कितना अधिक है, तो इसमें से घटा नहीं पाएंगे। अधिक का मतलब क्या होता है? परसेंटेज में तो पूछा नहीं है कि बटे में उसको लिखना है कि कहाँ से कम हुआ। अधिक हम पूछ रहा है, मान लो इसके पास 2018 रुपये हैं, इसके पास 1790 हैं, तो हमने कहा कि इसके पास कितने रुपए अधिक हैं, क्योंकि अधिक तो है ही इसके पास 2018, ठीक है ना? तो कितने अधिक है, तो आप इसको घटा लेंगे, ऐसे सिंपल सवाल है ये। तो 1790 ऐसे घटा लेंगे तो 8 आएगा, 11 में 9 गया 2, ठीक है ना? और 9 में 7 गया 2। देखो 228 आ रहा है क्या? देख लो 228 हजार आना चाहिए। ऑप्शन कहीं था क्या? अच्छा बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना? चलिए अब हमारे पास जो सारणी है, टेबल है ना, उसके सवाल हमारे पास आ गए, ठीक है ना? पहले आप सवाल पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 14 से 18 नीचे दी गई सारणी का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। किसी परीक्षक के दो विषयों इतिहास और अंग्रेजी में अभ्यर्थियों का विवरण दिया हुआ है। अब देखो विवरण दिया हुआ है, ठीक है ना? चलो इसको इतना कर लेते हैं, अभ्यर्थी है। चलो अब समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलो देखो पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इतिहास में अभ्यर्थियों की संख्या लिखी गई है, ठीक है ना? ये इतिहास में क्या है? अभ्यर्थियों की संख्या आई है, ठीक है ना? और अंग्रेजी में ये है, ठीक है? और यहाँ पर रेंज दिया हुआ है अंक की, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, इस तरीके से आपकी तालिका बनी हुई है। अब देखो प्रश्न में पूछा क्या गया है? प्रश्न में पूछा गया है इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुए हैं। अब देखो अधिकतम में पूछा गया है, इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थी को किस सीमा, सीमा का मतलब समझते हैं ना, रेंज जिसे कहते हैं, ठीक है ना? अब देखो रेंज कैसे निकालते हैं पहले हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन आप देख लीजिए, अब थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो फिर आप देख नहीं पाएंगे। देखो सबसे पहले ऑप्शन से ही लगाते हैं, 20 से 29 है ना? देखो ये 20 से 30 दिया है ना, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 20 से कम है, 30 से कम है। तो रेंज कैसे होती है? इसको हम लिखेंगे 20 से अधिक और 30 से कम का मतलब 29, ठीक है ना? 20 से 29 के बीच रेंज निकालेंगे, ठीक है ना? देखो ये 20 से क्या हो गया? अधिक हो गया, 30 से कम का मतलब 29 ही तो आएगा ना। यानी 20 से 29 के बीच में रेंज निकालेंगे ना, तो इन दोनों नंबरों का डिफरेंस लिया जाता है। तो 20 में 8 घटाएंगे तो आपका कितना आ गया? 12। यानी इसमें अभ्यर्थी हमारे कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। इसमें देख लो 30 से 39 है ना, तो 30 से 39 इस वाले में आएगा। हमेशा ऐसे ही निकाला जाता है, जब भी 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम ऐसी आपकी चार्ट बनी हो, तो रेंज कैसे निकालेंगे? पहले दूसरे के निकालेंगे, और 20 से आगे बढ़ाएंगे, और 30 से कम का मतलब एक कम, यानी 29 कर देंगे, ठीक है ना? बोला है ना 30 से कम, ऐसे रेंज निकाला जाता है। अब यहाँ 30 से 40 के रेंज का मतलब 30 से लिखेंगे, आगे लिखेंगे 39, यानी एक कम कर देंगे, ठीक है ना? ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो संख्या अब इन दोनों के बीच निकालेंगे, तो 50 में 20 घटाएंगे तो संख्या कितनी आ गई? 30। यानी हम कहेंगे इसमें जो अभ्यर्थी हैं टोटल कितने हैं? 30 हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं 40 से 49 के बीच में, तो आप कहेंगे 40 से 49 तो ये वाला आ रहा है, तो 40 से 49 में डायरेक्ट देखो कर रहे हैं। 75 में से 25 घटाएंगे ना, तो 25 ही तो आएगा, यानी इसमें 25 आएगा। और ऐसे 50 से 59 चलेंगे ना, तो इस वाले रेंज में आएंगे। इस वाले रेंज में आएंगे तो आपका आएगा कितना? 15 आएगा। कितना आएगा? 15। तो सबसे अधिकतम आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी पे, 30 से 39 वाली रेंज में ही हमारी संख्या क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है ना? अंक प्राप्त हुए अभ्यर्थियों की संख्या। तो याद रखिएगा जब भी कम कम करके टेबल बनी हो ना, तो उनको हम ऐसा ऐसे ही निकालते हैं, मतलब इनको डिफरेंस करके निकाला जाता है, ठीक है ना? चलिए अभी सवाल इस टाइप के और भी करवाएंगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो पूछा गया है, यहाँ पर देखो टेबल तो बनी है, आपको दिख ही रही है 20 से कम। प्रश्न में पूछा गया था अभ्यर्थियों का निष्पादन अंग्रेजी में बेहतर रहा है। अब देखो ऐसे हम कैसे बता सकते हैं? बिना रेंज के आप निकाल ही नहीं सकते हैं ना, तो ऐसे हम नहीं बता सकते हैं ना। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना? इसके बारे में हम क्या है? कह नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर, डी नंबर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 16 नंबर है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन जब कराएंगे काफी सारे, तो आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है किस अंक सीमा में दोनों अभ्यर्थियों में अभ्यर्थियों की संख्या समान है, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। चलो देख लेते हैं किस में है, समान है। तो अब देखो सब पहले ऑप्शन से चेक कर लो। यहाँ पर देखो दोनों विषयों में पूछा गया है ना, तो देखो 20 से 29 इस वाले में आएगा, तो इसमें संख्या कितनी आ रही थी? 12 आ रही थी। इसमें कितनी आ रही? 12। इसमें निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? डिफरेंस निकालेंगे। दोनों विषयों में पूछा गया है ना, तो 30 और 32 में 10 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 20 आएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, गड़बड़ हो गया। 30 39 में देखिए, इसमें देखेंगे तो इसका डिफरेंस कितना है? 30 का है। इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालते हैं ना, अब अंग्रेजी विषय का भी तो निकालेंगे, ठीक है ना। 30 से 40 के रेंज में पूछेगा तो डिफरेंस निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लो। तो 10 में 2 गया 8, ये भी नहीं होगा, आपको वैसे भी दिख रहा है यहाँ पर 38 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 50 से 59 के देख लो, ये वाली रेंज है। जब ये रेंज ले रहे हैं ना, तो इनका अंतर लेंगे तो ये तो 15 आ रहा है। इसका अंतर लेंगे तो ये 10 आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। जब तीनों नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। वैसे देखा जाए तो डिफरेंस आपका किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा था शायद, ठीक है ना। देखो इसमें डिफरेंस 10 का है और इसमें भी डिफरेंस 10 का है, यानी ये कहते हैं अगर 60 से लेकर 74, ठीक है ना, ये वाली जो रेंज है ना, इस पे हमारे क्या थे? समान थे, ठीक है ना। बट ऑप्शन नहीं था, तो ये उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। रेंज कैसे निकालते हैं वो भी हमने आपको अच्छे से बता दिया है। चलो आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं। पूछा गया है इतिहास में, पूछा गया इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत बताइए। अब देखो ऐसे सवालों में स्टूडेंट बहुत गलत करते हैं। 50 से कम बोला गया है ना, तो 50 से कम तो आपको दिख रहा है साफ साफ 75 है ना। तो 75 अभ्यर्थी तो हैं इतिहास में। अब टोटल जब अभ्यर्थी परसेंटेज निकालना है तो टोटल कितने हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, सबको जोड़ देते हैं। सबको जोड़ोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा बता रहा है कि 20 विद्यार्थी इतने हैं, 30 अंक पाने वाले इतने हैं, 40 अंक पाने वाले, तब तो जोड़ते। कम लिखा हुआ है ना, तो कम का मतलब यही होता है रेंज एक तरीके से, ठीक है ना। तो टोटल अभ्यर्थी जब भी निकालेंगे तो टोटल ये पूरा जोड़ेंगे नहीं, आपको हाईएस्ट वाला पहुंचना है। 75 से कम लिखा है ना, तो इसके जो सामने वाली वैल्यू होती है ना, वही हमारी टोटल इतिहास में विद्यार्थियों की संख्या को बताएगा। याद रखिएगा ये आप चीज की, ये चीज आप याद रखिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत कर देंगे। ऐसे आप मत जोड़िएगा, जब भी कम वाले ऐसे अंक लिखे हों तो उस पे सबको जोड़ने से टोटल विद्यार्थियों की संख्या नहीं निकलती है। हमने क्या बताया, जो सबसे लास्ट में लिखा हो 75 से कम, इसके सामने वाले मान लीजिए, या ऐसे आप निकाल लो 20 से अधिक 75 से कम में निकालेंगे ना, तो 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना आया? 92 आया। अब 20 से कम, ये तो 20 से हमने देखो ऐसे रेंज निकाला, 20 से लेकर मान लो हमने 75 से कम, यानी 20 से 75 के बीच में निकाला, तो हमें पता चल गया कि टोटल अभ्यर्थी तुम्हारे 92 हैं। अब 20 से आगे है ना, ये 20 से कम में 8 हैं ही, तो वैसे भी आपको पता है कि 100 ही विद्यार्थी होंगे, 100 अभ्यर्थियों की संख्या है, यानी ठीक है ना। बस यही आपको समझना था, अभ्यर्थियों की संख्या 100 होगी इतिहास में। सबको जोड़ के गलती मत करिएगा। अब आप इसको काटेंगे तो 75% ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगर अंग्रेजी में कहेंगे ना, तो अंग्रेजी में भी हमारे टोटल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी? 105 होगी। सबको जोड़िएगा मत, यही तो आपको डीआई में सीखना है, ग्राफ सारणी में। नहीं बाकी तो सब कर ही लेंगे, नॉर्मल जो सवाल होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखा हुआ है इतिहास में 30 49 के बीच अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का इतिहास के कुल अभ्यर्थियों से अनुपात पूछा गया, ठीक है ना। क्या पूछा गया? अनुपात पूछा गया है। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पूछा गया 30 से 49 के बीच, तो आप कहेंगे 30 से 49 के बीच इस रेंज में आएगा, ये तो जंप कर जाएगा ना 40 वाला, क्योंकि 30 और 50 से कम मतलब इस वाले में आएगा। तो आप कहेंगे इधर वाला भी ऐसे लीजिए और इनका अंतर ले लीजिए, 75 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 55 आएगा। अब देखो परसेंटेज में तो पूछा नहीं गया, अगर परसेंटेज में पूछा गया होता तो बटे में 100 लिखते और इंटू 100 कर देते, तो आपका आंसर आ जाता 55% हो जाता, ठीक है ना। ये आंसर परसेंटेज में होता, बट आपको ऐसे तो करना नहीं है। अनुपात पूछा गया तो पहले 50 लिखोगे। टोटल हमने बताया था अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 100 है। अब इसका भाग देंगे 0.55 आएगा अनुपात में, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ भी गए होंगे। समझ में अगर आ गया हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको मिलते रहे। और भी दोस्तों कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, या जो भी फीडबैक देना हो आप दे सकते हैं। वीडियो